सभी भैयाओं को नमस्कार। मैं हूं कालूराम और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी अनिवार्य की प्रमुख पुस्तक जिसका नाम है आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 का पहला जो काव्य संग्रह है, जो काव्य भाग हैं जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का अपना एक अलग दर्शन था। हरिवंश राय बच्चन के जो दर्शन है उसको हम कहते हैं हालावादी दर्शन। उनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। उनकी अन्य जो संग्रह है जिनमें कविताएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इन सभी में मधुशाला और निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, ये सारे के सारे संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। फिर अगर बात करें उनके आगे तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित की है। और हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी आत्मकथा कविता के रूप में है, यानी काव्य के रूप में उनकी आत्मकथा है, जिनका नाम है, जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करो, दूसरा भाग है नीड का निर्माण, फिर तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। उसके अलावा इन्होंने अनुवाद भी लिखे हैं जिसमें हेमलेट, जनगीता, मैकबोथ जो उनके अनुवाद हैं, और प्रवास की डायरी जो उनकी डायरी है। उनके जीवन में यानी जो कुछ भी लिखा, जिसको हम कहते हैं कि उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, यानी 10 भाग हैं बच्चन ग्रंथावली के। सन 2003 में मुंबई में उनका निधन हुआ। उनके द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसकी एक पंक्ति है जिसका नाम है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही का मतलब होता है राहगीर, बाट यानी मार्ग। हे राहगीर, मार्ग पर चलने से पहले तू उस मार्ग की पहचान कर ले ताकि तुझे कोई समस्या नहीं आए। ऐसा कहने वाले हरिवंश राय बच्चन सन 1942 से 51 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध भी रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे, हिंदी भाषा के विशेषज्ञ रूप में उन्होंने विदेश मंत्रालय में काम किया। दोनों महायुद्धों यानी पहला युद्ध और दूसरा महायुद्ध, इन दोनों के बीच मध्य वर्ग से विक्षुब्ध यानी दुखी, विकल मन को, व्याकुल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। यानी हरिवंश राय बच्चन ने उन सभी दुखी और व्याकुल मन के लोगों को वाणी का वरदान देने का प्रयत्न किया है। उस समय हिंदी में अगर बात करें तो छायावादी युग का जो है वो प्रचलन था, और छायावादी युग के जितने भी कवि थे वो सारे के सारे लाक्षणिक ग्रंथों पर और केवल एकनिष्ठ आत्म केंद्रित रचनाओं पर आधारित कविताएं लिख रहे थे। उस दौरान बच्चन ने इन छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई, अर्थात कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई थी उन सभी घटनाओं की सहज अनुभूति उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी कविताओं में की है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है, और यही ईमानदारी से अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में उन्हें विलक्षण लोकप्रियता प्रदान करती है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम, जो फारसी भाषा के बहुत बड़े महान कवि माने गए हैं, उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में और विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। यानी उमर खयाम द्वारा जो फारसी भाषा में रचनाएं लिखी जाती हैं वही मस्तानापन, यानी वही एक तरह का मस्त रह करके कविताएं करने का जो भाव है वो उनकी प्रारंभिक कविताओं में, जिसमें मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसमें जो है वो अर्थ मिलता है। उसमें उन्होंने बताया है मधुशाला में कि जीवन एक तरह का मधुकलश है। हमारा जीवन जो है वो मधुकलश के समान है, दुनिया जो है वो मधुशाला है, और
कल्पना जो है वो साकी है, यानी कवि जो कल्पनाएं करता है वो कल्पना एक तरह की साकी है, साकी अर्थात जो परोसता है, और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। यानी कविता को उस प्याले में ढाल करके कवि जो है वो लोगों को यानी जीवन को पाठक को पिलाता है। कवि का एक घूंट जीवन का एक घूंट है और पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। कवि ये कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ मिलता है और उसे बड़ी तन्मयता से स्वीकार करना है। कड़वा खट्टा से तात्पर्य है जीवन के अंदर आने वाले सुख और दुख, इनको समान भाव से स्वीकार करे। अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति रहेगा जिसमें सुख दुख में वह एक समान भाव रखेगा, तो उसके मन में एक प्रकार का सूफियाना बेख्याली यानी सूफीवादी कवि की भांति एक प्रकार की बेख्याली, किसी के प्रति कोई ध्यान रखना नहीं है, एक प्रकार की बेख्याली जो है वो मन में आ जाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। अगर किसी एक से हम दोस्ती करते हैं, इश्क करते हैं, तो हम पूरी दुनिया से प्रेम करना शुरू हो जाते हैं, और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। क्या तेरा क्या मेरा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन का हालावाद क्या है, तो हालावाद यही है, क्या तेरा क्या मेरा, और जो है वो सब यही रह जाएगा, और इस कारण से सारे झगड़े दूर हो जाएंगे। इसको हालावाद कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी, कुछ कविताएं जो उन्होंने बाद में लिखी जो युगबोध से संबंधित थी, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया, यानी उनकी बाद की रचनाओं का तो अभी मूल्यांकन कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, यानी हरिवंश राय बच्चन का जो कवि रूप है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर उन्होंने कविताओं के साथ साथ अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, अन्य विधाओं में भी रचनाएं लिखी है, जिसके अंतर्गत कहानी, नाटक और डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा लिखने का काम भी किया है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति यानी ईमानदारी से किसी बात को स्वयं स्वीकार करना और प्रांजल शैली में यानी प्रौढ़ शैली में उन्होंने निरंतर पठनीय बनाया है, जो लोगों के लिए पढ़ने योग्य बनी। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ दो कविताएं दी गई हैं। एक कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है निशान निमंत्रण में से ली गई है। आत्मपरिचय की बात करते हैं तो कवि कहता है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। कवि दुनिया को तो जानता है, दुनिया के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें जानता और पहचानता है, परंतु वो अपने आप को नहीं पहचान पाता है। तो कवि ये कहता है कि अपने स्वयं को जानना दुनिया को जानने से बड़ा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा है। कहान की कवि जो है वो ये कहता है कि हमारा समाज के साथ में जो एक प्रकार का संबंध है वो खट्टा मीठा है, कभी कड़वाहट भी होती है, कई बार मीठापन भी आता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, यानी ये संसार रूपी जीवन से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकता है। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह पाता है। कहते हैं कि इस दुनिया में लोग जो है वो कई प्रकार के व्यंग्यबाण भी छोड़ते हैं, यानी ताने मारते हैं। शासन और प्रशासन जो है वो कई प्रकार के कष्ट भी देते हैं, लेकिन इतना कष्ट सहन करने के बाद भी मनुष्य जो है वो हमेशा दुनिया में ही रहता है, वह दुनिया से दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि दुनिया से ही उसकी पहचान है, समाज से ही उसकी पहचान है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी इज्जत है, अपनी पहचान का उत्स है, अपनी पहचान का मूल है, वो भी समाज से है। उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है और उसके आसपास का वातावरण उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए यानी आत्म परिचय में कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है। कवि जो है वो समाज और अपने बीच में जो दो प्रकार के संबंध है, आपस में एक प्रकार का द्वंद्व चलता है, उसका रहस्य उद्घाटित करता है। पूरी कविता का सारांश यानी इस पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में अगर बताना चाहे तो कह सकते हैं कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति यानी प्रेम, कलह यानी झगड़ा, यानी दुनिया से संबंध प्रेम का भी है और झगड़े का भी है, कलह का भी है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मेरे जीवन में कई प्रकार के
विरुद्ध हैं, यानी विरोधाभास हैं। एक बार तो वो कहता है कि मेरे जीवन में ये है, दूसरी बार उसके विरुद्ध में कोई बात करता है। कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ बताया गया है, जैसे उन्मादों में अवसाद, यानी उन्माद यानी आनंद, और आनंद में अवसाद यानी दुख। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, विरोधाभास है। रोदन में राग, यानी एक तरफ तो कवि रोने की बात करता है और फिर उस रोने में ही वह राग की बात भी करता है। शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी होगी तो आग नहीं झड़ सकती, परंतु कवि उसमें भी आग झड़ने की बात करता है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक, यानी सभी विरुद्धों में भी एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है। उस सब में भी वह सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करता है, और सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व के में उतर जाती है, और व्यक्तित्व में पूरी तरह से दिखाई देती हैं। फिर कवि कहते हैं कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। मैं दुनिया में तो हूँ लेकिन पूरी तरह से दुनिया में भी नहीं हूँ, बाजार से मैं गुजरता भी हूँ लेकिन मैं खरीदार नहीं हूँ। तो ये इन बातों में विरोधाभास जो है वो झलकता है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, और यही मूल जो है, यही ठस्सा जो है, यही शैली जो है, ये छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। यानी छायावाद के बाद में जो लिखा गया काव्य था उसको हम छायावादोत्तर काव्य कहते हैं, और यही जो मूल भाव अभी जो बताया है वह छायावादोत्तर कविताओं का प्राण माना गया है। किसी असंभव आदर्श, जिसको हम यूटोपिया की भाषा कह सकते हैं, यूटोपिया की शैली कह सकते हैं, की तलाश की सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। यानी वह पूरी दुनिया को ठोकर मार कर के भी कहता है कि मेरा दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही फैलाव जो है, वितान जो है, यही विरोधाभास इस विग्रह में उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अब बात करते हैं उनकी एक और कविता जिसका नाम है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से ली गई एक कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत जिसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग और विशेष तौर पर मनुष्य के संदर्भ में ये बात कही गई है कि धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। यानी निशा निमंत्रण में जो हमारे दैनिक परिवर्तनशीलता है, यानी दिन जिस प्रकार से बदलता रहता है, हमारा जीवन जिस प्रकार से बदलता रहता है, प्रकृति जिस प्रकार से बदलती रहती है, उस बदलते स्वरूप में प्राणी वर्ग और विशेष तौर पर मनुष्य, उसके हृदय के बारे में यहाँ बात कही है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए, यानी कुछ दृश्यों के जरिए कवि जो है किसी अगोचर सत्य की कहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यानी जो है भी नहीं उसको भी वह महसूस कराने का प्रयत्न करता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है, बहुत ही प्रसिद्ध नमूना कहा गया है। किसी प्रिय आलंबन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों में गति में चंचल तेजी भर सकता है। यानी हमारे जीवन में कोई सहारा है, कोई कारण है, और भविष्य से जो साक्षात्कार होने वाला है उसका हमारे जीवन में एक आश्वासन हमारे पैरों में एक प्रकार की गति बढ़ा देता है, चंचलता ला देता है। इसलिए कवि जो है वो कहता है कि आशावादी जीवन जीने के कारण ही व्यक्ति जो है वो आगे से आगे बढ़ता है, अन्यथा हम शिथिल हो जाएंगे और फिर दृढ़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाएंगे। यानी हम पूरी तरह से शिथिल हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे और पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। गीत के माध्यम से कवि इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी शामिल करने की बात करता है। तो इस प्रकार से यह हरिवंश राय बच्चन का सामान्य सा परिचय है। अगले वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो उनकी कविता है आत्म परिचय, यह पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।